वेलकम बैक। तो सूखी डाली ये एकांकी हमने पढ़नी शुरू की थी और आधी से ज़्यादा लगभग एकांकी हमने पढ़ी है। आज हम दूसरे दृश्य से पढ़ना शुरू करेंगे। दूसरा दृश्य, इस दृश्य में दो पात्र है एकांकी के। एक है दादा मूलराज और दूसरे है दादा मूलराज का मंझला पुत्र जिसका नाम है करमचंद। ठीक है, तो जहाँ तक हमने ये एकांकी पढ़ी है, इस एकांकी में बहुत सारे पात्र हैं। सबसे पहले मुख्य पात्र है दादा मूलराज, फिर उनके 3 बेटे, जिसमें से बड़ा बेटा शहीद हो गया था युद्ध में। दूसरा जो बेटा है उसका नाम है करमचंद। तीसरे बेटे का नाम नहीं दिया है। तीनों की पत्नियां क्या कहलाती है एकांकी में? बड़ी भाभी, मंझली भाभी और छोटी भाभी। बड़ी भाभी की जो बहू है वो क्या कहलाएगी? बड़ी बहू। मंझली भाभी की बहू क्या कहलाएगी? मंझली बहू। और छोटी भाभी की जो बहू है वो क्या कहलाएगी? छोटी बहू। और छोटी बहू का नाम है बेला। बेला का पति यानी छोटी भाभी का बेटा, उसका नाम है परेश। परेश की बहन यानी छोटी भाभी की बेटी, उसका नाम है इंदु। ठीक है, इसके अलावा 3 बच्चे हैं, भाशी, मल्लू और जगदीश। और इनके अलावा और 2 पात्र है, एक है रजवा और दूसरी है पारो। पारो पड़ोसन है और रजवा उस घर की नौकरानी है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने एकांकी पढ़ी थी। अब जैसे कि हमने पढ़ा हुआ है कि इस संयुक्त परिवार के मुखिया है दादा मूलराज, जिन्होंने अपनी सूझबूझ से, अपनी समझदारी से, अपनी बुद्धिमानी से घर के ऊपर अच्छा खासा नियंत्रण रखा हुआ है। प्यार से या एक जो डर होता है सबके मन में, आदर युक्त डर होता है, उस डर से और साथ ही साथ प्यार से, स्नेह से, समझदारी से। तो इस संयुक्त परिवार में जहाँ पर 3 पीढ़ियाँ एक साथ खुशहाली से जी रही थी, उनके घर में बेला नाम की ये जो बहू है उसका आगमन हो जाता है, जो कि पढ़ी लिखी है, नए ख्यालात की है और वह खुद अपने परिवार की इकलौती बेटी है। तो बेला एक सुसंस्कृत परिवार से आई है, लेकिन उसे इतने सारे लोगों के बीच में रहने की आदत नहीं है क्योंकि वो इकलौती है। तो जब वो इस घर में आती है, दादा मूलराज के घर में, दादा मूलराज की पतोहू बनकर यानी पोते की पत्नी बनकर, घर की बहू और दादाजी की पतोहू बनकर आती है, तो उसके अपने विचार होते हैं, उसकी अपनी सोच होती है और इसीलिए घर के जो बाकी के सदस्य हैं, घर की जो स्त्रियाएं हैं बेला छोड़कर, उनके और बेला के बीच में गलतफहमियां बढ़ती जाती है और सभी को ऐसे लगने लगता है जैसे बेला बहुत घमंडी है, अहंकारी है, जो अपने मायके को हमेशा ऊंचा दिखाती है और ससुराल को नीचा दिखाती है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने पढ़ा था। अब इस एकांकी को आगे पढ़ना शुरू करते हैं। दूसरा दृश्य, वही बरामदा, दाई ओर के तख्त पर बिस्तरा बिछा हुआ है, दीवार के साथ तकिया लगा है। दाई ओर के ओर, दाई मतलब राइट साइड, ओके, राइट हैंड। सो दीवार के साथ तकिया लगा है, दादा आराम से तकिए के सहारे बैठे हुक्का पी रहे हैं। तो दादा मूलराज जी को हुक्के के शौकीन है, तो उनका मंझला लड़का करमचंद पास बैठा उनके पाँव दबा रहा है। तो देखो, मतलब दादा मूलराज के बेटे हैं करमचंद की अपनी बहू आई है और शायद उनके अपने पोते भी आए हैं, फिर भी करमचंद अपने पिताजी के पैर दबा रहा है, जिससे पता चलता है कि बिल्कुल आज्ञाकारी बेटे हैं। ओके, हुक्का पीते पीते बच्चों को बाहर अहाते में खेलते हुए देख रहे हैं। स्नान गृह से नल के जल्दी जल्दी चलने की आवाज आ रही है, शायद कोई बच्चा उसे चला रहा है। करमचंद की भ्रुकुटी तन गई है। करमचंद यानी ये दादाजी का मंझला बेटा, उसकी भ्रुकुटी तनी है, मतलब भ्रुकुटी यानी आईब्रो, और तन गई है मतलब वे नाराज है, गुस्सा है किसी बात से। पर्दा उठने के कुछ क्षण बाद तक नल के चलने की और हुक्के के गुड़गुड़ाने की आवाज आती रहती है। अब आगे, करमचंद क्रोध से बच्चों को आवाज लगाते हैं, बस करो जगदीश, क्या खटखट लगा रखी है, जरा आराम करने दो, अभी अभी खाना खाकर बैठे हैं कि तुम। तो करमचंद ऑलरेडी किसी बात से क्रोधित थे, थोड़े नाराज थे, तो उस पर बच्चे आवाज कर रहे थे, तो बच्चों को डांट दिया कि क्या खटखट कर रहे हो, अभी अभी खाना खाकर बैठे, जरा बैठने दो। दादाजी
हुक्के की नली को हटाकर उधर देखते हैं बच्चों की ओर। अरे नहीं नहीं, खेलने दो बच्चों को। फिर से हुआ गुड़गुड़ाते हैं। बच्चे हंसते हैं। वट की पूरी डाल आंगन में लगा दी और उसको पानी दे रहे हैं, और वे हंसने लगते हैं। तो बच्चों ने क्या किया था, खेलते खेलते जो उनके आंगन में वट वृक्ष था, बरगद का पेड़, उसकी कोई डाल थी, वो डाल टूटी हुई आंगन में खोस दी थी जमीन के अंदर, और उसको पानी दे रहे थे। तो उसके बारे में दादाजी बात कर रहे हैं कि अरे वट की पूरी डाल लाकर आंगन में लगा दी और उसे पानी दे रहे हैं। नहीं जानते कि पेड़ से टूटी डाली जल देने से नहीं पनपती, मतलब जड़ पकड़ती नहीं है, उसमें प्राण नहीं आते। हुक्का गुड़गुड़ाते हैं, फिर नली छोड़कर करमचंद से कहते हैं, मैं कहा करता हूँ ना बेटा कि एक बार वृक्ष से जो डाली टूट गई उसे लाख पानी दो, उसे क्या दो, लाख पार पानी दो, उसमें वो सरसता नहीं आएगी, मतलब वो कभी हरी भरी नहीं हो सकती। और हमारा ये जो परिवार है ये बरगद के इसी महान पेड़ की भांति है। तो दादाजी को अपने परिवार के ऊपर बहुत अभिमान है। उन्हें अपना परिवार किसके समान लगता है, बरगद के महान पेड़ की तरह, करमचंद। लेकिन शायद अब इस पेड़ से एक डाली टूटकर अलग हो जाए। करमचंद ने क्या कहा, लेकिन शायद अब एक डाली इस पेड़ से टूटकर अलग होने वाली है। दादा चिंता से, क्या कहते हो, कौन अलग हो रहा है? करमचंद, शायद छोटा अलग हो जाए। छोटा मतलब कौन, परेश। तो छोटा को अंडरलाइन करो और लिखो परेश। और करमचंद का ये जो कथन है ये आपको अंडरलाइन करना है कि शायद अब इस पेड़ से एक डाली टूटकर अलग हो जाए। तो वो एक टूटने वाली डाली को किसे कह रहे हैं करमचंद, परेश को। दादा, परेश, पर क्यों, उसे क्या कष्ट है? करमचंद, कष्ट उसे तो नहीं, छोटी बहू को है, यानी उसकी पत्नी बेला को है। कष्ट परेश को नहीं, परेश की पत्नी बेला को है। दादाजी क्या कहते हैं, मुझे किसी ने बताया तक नहीं, मतलब घर में इतनी अनबन बढ़ गई, मुझे किसी ने बताया तक नहीं। यदि कोई शिकायत थी तो उसे मिटा देना चाहिए था। अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, कोई शिकायत है तो उसे मिटा देना चाहिए। हल्की सी खरोच भी यदि उस पर तत्काल दवाई ना लगा दी जाए, बढ़कर एक बड़ा घाव बन जाती है, और यही घाव नासूर बन जाता है। फिर लाख मरहम लगाओ, ठीक नहीं होता। तो यहाँ पर ये नासूर का उदाहरण दादाजी ने क्यों दिया है? नासूर मतलब ऐसे जख्म जो ठीक होती नहीं है, जिसमें पूरा वो मवाद हो जाता है, पल्स हो जाता है, ठीक है, लाइक सड़ने लगता है शरीर, ठीक है। सो ऐसी जख्म भरती नहीं, ऐसा घाव भरता नहीं। तो यहाँ पे दादाजी क्या कहते हैं कि हमारे शरीर पर अगर हल्की सी खरोच आ जाए और अगर उस पर सही समय पर दवा पानी ना करे, उस पर मरहम ना लगाए, उस पर दवा ना लगाए, तो वो हल्की सी खरोच बड़े घाव का, बड़े जख्म का रूप लेती है। और वही जख्म अगर नासूर में बदल गया, यानी उस पके हुए घाव में, सड़न में बदल गया, तो फिर वो कभी ठीक होता नहीं है। बिल्कुल उसी प्रकार से ये उदाहरण क्यों दिया है, तो इस उदाहरण के द्वारा दादाजी यही समझाना चाहते हैं, बिल्कुल उसी तरह से अगर परिवार में छोटी बड़ी शिकायतें हैं या छोटी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, गलतफहमियां हैं, तो उन्हें सही समय पर दूर कर देना चाहिए। अगर उसे सही समय पर दूर ना किया जाए तो ये छोटी बड़ी गलतफहमियां आगे जाकर बड़े से झगड़े का रूप धारण कर लेती है और पूरे परिवार को बिखेर देती है, ठीक है। तो आपको ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि यहाँ पर इस कथन के माध्यम से दादा मूलराज उस जो नासूर है, जो कभी ठीक न होने वाला जो घाव है, उसे किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, घर की झगड़े वाली जो बहुत बुरी परिस्थिति से कंपेयर कर रहे हैं। तो ये आपको प्रश्न में पूछा जा सकता है, तो ये उदाहरण भी इम्पोर्टेंट है, इसे मार्क करके रखिए। करमचंद, मैं अच्छी तरह तो नहीं जानता, पर जहाँ तक मेरा विचार है, छोटी बहू के मन में दर्प की मात्रा जरूरत से कुछ ज्यादा है। तो यहाँ पे करमचंद जो है अपने विचार रख रहा है कि मुझे ठीक से तो पता नहीं, लेकिन जितना मैंने जाना है, जहाँ तक मेरा विचार है, छोटी बहू के मन में, छोटी बहू यानी कौन, बेला, बेला के मन में दर्प की मात्रा जरूरत से ज्यादा है।
दर्प का अर्थ होता है घमंड, अभिमान। अब ये उन्हें ऐसा क्यों लगा तो उसका रीजन आगे पता चल जाएगा। मैंने वह मलमल के थान और रजाई के अबरे लाकर दिए थे ना, मतलब करमचंद जी ने क्या लाए थे, मलमल के थान। मलमल के थान यानी वो जो कपड़ा होता है, मलमल का कपड़ा, उसका थान यानी उसका एक पूरा बंडल होता है, वो कपड़े का गट्ठर होता है वो, और रजाई के अबरे यानी ब्लैंकेट्स, उसके कवर। तो ये जो मैंने सबके लिए लाए थे ना, और सब ने तो रख लिए, मतलब परिवार के बाकी सब लोगों ने रख लिए। मंझली बहू ने रखा, बड़ी भाभी ने, या फिर छोटी भाभी ने, या बड़ी बहू ने। लेकिन सुना है कि छोटी बहू को पसंद नहीं आए, यानी बेला को पसंद नहीं आए। अपने मायके घराने को शायद वह इस घराने से बड़ा समझती है, मतलब अपने मायके को, मम्मी के परिवार वालों को, माँ के घर वालों को वो शायद हमारे घर से ऊंचा समझती है, और इस घर को यानी हमारे घर को घृणा की दृष्टि से देखती है। घृणा यानी नफरत। अब ये किसके विचार है, करमचंद के। किसके बारे में, बेला के बारे में, कि वो थोड़ी घमंडी है। क्यों घमंडी है, क्योंकि उसने जो लाए थे मलमल के थान और रजाई के अबरे, बाकी सब ने तो रख लिए, लेकिन छोटी बहू को पसंद नहीं आए, उसने तो हाथ भी नहीं लगाया। ठीक है, तो अर्थात करमचंद भी यहाँ पर सही है, क्योंकि वो नई नई बहू थी, और इस प्रकार से बड़ों ने लाए हुए उपहार को स्वीकार न करना, मतलब वो बड़ों का अपमान था। भले ही पसंद ना आए, लेकिन बेला को उसे स्वीकार करना चाहिए था, उसे लेना चाहिए था, लेकिन बेला तो उसे हाथ भी नहीं लगाती। और इसीलिए करमचंद के मन में क्या आता है कि बेला कैसी है, थोड़ी घमंडी है, मायके को ऊंचा समझती है, और इस घर को घृणा की नजर से देखती है। ठीक है, अब इस बात पर दादा मूलराज क्या समझाते हैं ये हम पढ़ेंगे। दादा, बेटा, बड़प्पन बाहर की वस्तु नहीं, बड़प्पन तो मन का होना चाहिए। दादाजी ने क्या कहा, बड़प्पन बाहर की वस्तु नहीं है, बड़प्पन तो मन का होना चाहिए। यानी जो महानता है वो दिखाने की वस्तु नहीं है, बल्कि वो मन से महसूस करने की वस्तु है। और फिर बेटा, घृणा को घृणा से नहीं मिटाया जा सकता। घृणा यानी नफरत, यानी कोई व्यक्ति अगर किसी से घृणा कर रहा है, नफरत कर रहा है, तो उसकी नफरत को नफरत करके हम नहीं मिटा सकते, बल्कि नफरत करने वाले को भी प्यार से ही ट्रीट करना पड़ेगा, उसके साथ प्यार से ही व्यवहार करना पड़ेगा, तभी सामने वाले की नफरत किस में बदल जाती है, प्यार में। अगर नफरत को नफरत की दृष्टि से देखो तो वो नफरत कभी खत्म होती नहीं है। बहू तभी पृथक होना चाहेगी जब उसे घृणा के बदले घृणा दी जाएगी। पृथक यानी अलग, तो बहू यानी बेला तभी इस घर से अलग होना चाहेगी जब उसे इस घर में नफरत के बदले नफरत दी जाएगी। यदि उसे घृणा के बदले, लेकिन यदि उसे घृणा के बदले स्नेह मिले, स्नेह यानी प्यार, यानी बेला को अगर इस घर में नफरत के बदले प्यार ही मिले, तो उसकी समस्त घृणा धुंधली पड़कर लुप्त हो जाएगी। धुंधली मतलब पूरी गायब होकर लुप्त हो जाएगी, यानी गायब हो जाएगी, और धुंधली मतलब लाइक ब्लर। ओके, तो उसकी ये जो नफरत है ना उसके मन में, ये पूरी धीरे धीरे कम होते होते एक दिन पूरी तरह से गायब हो जाएगी। फिर हुक्का गुड़गुड़ाते हैं। और महानता, महानता भी बेटा किसी से मनवाई नहीं जा सकती, अपने व्यवहार से अनुभव कराई जा सकते हैं। मतलब क्या, महानता जो है ना वो हम किसी से बुलवा नहीं सकते कि हम कितने महान हैं, हम कितने अच्छे हैं, ऐसे हम किसी से बुलवा नहीं सकते। तो वो महानता हम सामने वाले को अपने बर्ताव से अनुभव करा सकते हैं कि हम में कितना बड़प्पन है, हम कितने महान हैं। ये बोल के थोड़ी ना समझेगा, किसी से बुलवा के, मुंह से किसी के निकलवा के या बुलवा के थोड़ी ना समझेगा। ये किससे समझेगा, हमारे व्यवहार से, हमारे बर्ताव से। तो हमारे व्यवहार से हम अपनी महानता का अनुभव करा सकते हैं, हमारे कर्म से, हमारी बातों से हम महानता को महसूस करा सकते हैं। ठूठा वृक्ष आकाश को छूने पर भी अपने महानता का सिक्का हमारे दिलों पर उस समय तक नहीं बैठा सकता जब तक उसकी शाखाओं में वह ऐसे पत्ते नहीं लाता जिनकी शीतल सुखद छाया मन के समस्त ताप को हर ले, और जिनके फूलों की भीनी भीनी सुगंध हमारे प्राणों में पुलक भर दे। अब इसका अर्थ क्या है, पहले शब्दों का अर्थ समझिए। ठूठा वृक्ष मतलब
बिना पत्तों का वृक्ष, बिना पत्तों का, बिना फूलों का वृक्ष, ठीक है। शाखा मतलब ब्रांचेस, पेड़ की शाखाएं, डालियां, ठीक है। शीतल मतलब ठंडी, छाया मतलब छाव, समस्त ताप मतलब सारी गर्मी, और फूलों की भीनी भीनी सुगंध यानी एकदम खुशबूदार महक हमारे प्राणों में पुलक भर दे यानी खुशी भर दे। अब इसका अर्थ क्या है कि कोई ठूठा वृक्ष है, ठूठा यानी बिना पत्तों का, बिना फूलों का ऐसा वृक्ष, वो कितना भी ऊंचा होने दो, कितनी भी उसकी ऊंचाई ऊंची बढ़ने दो, वो कितना ऊंचा हो जाए, लेकिन वो वृक्ष हमारे हृदय में तब तक जगह नहीं बनाता जब तक उस पेड़ पर पत्ते आकर वो उसकी ठंडी छाव हमें नहीं मिलती, जब तक उस पेड़ पर महकदार खुशबू वाले फूल आकर हमें सुगंध नहीं देते, तब तक उस पेड़ के लिए हमारे हृदय में जगह नहीं होगी। तो उस पेड़ के लिए हमारे हृदय में जगह कब बन जाती है, जब उस पेड़ के डालियों पर क्या आएंगे, पत्ते आएंगे, और उस पेड़ से हमें ठंडी छांव मिलेगी, और उस पेड़ के जो फूल है उनकी भीनी भीनी सुगंध हमें प्रसन्न करेगी, खुश कर देगी, तभी उस पेड़ के लिए हमारे हृदय में जगह बन जाएगी। अब इस टूटे वृक्ष के उदाहरण के द्वारा दादाजी हमें क्या समझाना चाहते हैं कि हम ये जो महानता है, जब तक हम उस महानता को बेला तक नहीं पहुंचाते, जब तक हम उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, उसे प्यार नहीं देते, उसे स्नेह नहीं देते, उसका आदर नहीं करते, तब तक उसके हृदय में हम सबके लिए जगह नहीं बन पाएगी। यानी हम कितने महान हैं ये सिर्फ बोलने से उस तक नहीं पहुंचेगा। हमारा परिवार कितना महान है, हम सब कितने अच्छे हैं, एक दूसरे के साथ कितने अच्छे से रह रहे हैं, ये उसको सिर्फ बोलने से थोड़ी ना पता चलेगा। तो ये हम अपने कर्मों से, जब हम उसके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, उसे नफरत के बदले प्रेम ही देंगे, उसका आदर सम्मान करेंगे, तब उसके हृदय में हमारे लिए जगह बन जाएगी। ठीक है, अब आगे। तो ये जो दादाजी का कथन है, इससे हमें पता चलता है कि दादाजी कितने समझदार है। परिवार के सारे सदस्य को वे बिल्कुल समान महत्व देते हैं, चाहे वो पुराने सदस्य हो परिवार के या नई नई आई हुई बहू हो, और सारे सदस्यों पर उन्होंने अपना प्रभाव बनाए रखा है। एक अनुशासन प्रियता एक अनुशासन जो घर में होनी चाहिए, उस अनुशासन को वे घर में रखना चाहते हैं, और उनकी अनुशासन प्रियता या उनका अनुशासन से भरा हुआ, अनुशासन यानी डिसिप्लिन, अनुशासन से भरा हुआ व्यवहार हमें यहाँ पर पता चलता है। साथ ही साथ जब कोई ऐसी विषम परिस्थिति आती है, मतलब अभी इतने सालों से उन्होंने अपने घर को संभाला है, संयुक्त परिवार को, अब अचानक कोई ऐसा हो रहा है कि उनके परिवार से कोई अलग हो रहा है और घर टूटने की संभावना है, तो दादाजी के लिए ये कठिन परिस्थिति है, विषम परिस्थिति है, लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी वे अधीर नहीं हो उठते हैं, लाइक पैनिक नहीं होते हैं, बिल्कुल शांति से उस परिस्थिति को हैंडल कर रहे हैं, सोच विचार कर समझदारी से हर समस्या का हल वे ढूंढते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तभी बच्चों की आवाज आती है भाषी बाहर से, दादाजी, मल्लू और जगदीश ने मेरा वट का पेड़ उखाड़ दिया। मतलब जो वो बच्चों ने वट की डाली लगाई थी, खोस दी थी जमीन में, वो मल्लू और जगदीश ने उखाड़ दी। तो दादाजी, भाषी कंप्लेंट कर रहा है अपने दोनों भाइयों की, मल्लू और जगदीश की, दादाजी से कि इन्होंने मेरा पेड़ उखाड़ दिया। मल्लू से लड़ते हुए चीख चीख कर, क्यों उखाड़ा तूने मेरा पेड़, क्यों उखाड़ा? दादा, पेड़? बच्चे, अरे ठहरो भाषी, लड़ो मत बेटा। तो दादाजी बच्चों को समझा रहे, अरे जाना करमचंद, जरा हटाना इन दोनों को, ये देखो झगड़ा कर रहे, करमचंद जाओ जरा और इनको हटाओ। करमचंद जाता है। दादा फिर हुक्के की नली मुंह से लगा लेते हैं। परेश नीची नजर किए प्रवेश करता है। तो करमचंद चला जाता है और परेश का आगमन होता है। परेश कौन है? दादा मुलराज का पोता। ओके, जैसे करमचंद मंझला बेटा है, वैसे दादाजी का एक छोटा भी बेटा है, उसका ये बेटा है परेश। दादा, आओ बेटा परेश, अरे वह मैंने एक दो कपड़े भेजे थे ना, तनिक देखना जरा बहू ने उन्हें धो डाला या नहीं।
तो हमने सेकेंड वीडियो में पढ़ा था ये कि दादाजी ने कपड़े धोने के लिए दिए थे बेला को, लेकिन बेला ने तो धोए ही नहीं वो, तो फाइनली इंदू ने धोए थे। तो अब दादाजी को ये सब पता नहीं है, तो दादाजी परेश से पूछ रहे कि बहू ने धो डाले या कपड़े या नहीं, जरा देखो तो, अगर धो डाले हो तो ले आओ जरा, फिर मैं तुमसे बात करता हूँ। परेश, जी मैं लज्जित। तो परेश बहुत शर्मिंदा है क्योंकि उसकी पत्नी ने दादाजी के कपड़े धोए नहीं है। जी मैं लज्जित, लज्जित यानी शर्मिंदा। दादा, नहीं धुले तो फिर धुल जाएंगे बेटा, आओ इधर बैठो मेरे पास, मैं तो तुम्हें बुलाने ही वाला था, आओ आओ इधर आकर बैठो। फिर हुक्का बुड़बुड़ाने लगते हैं। परेश चुपचाप आकर दादा के पास बैठ जाता है। दादा परेश से, मुझे करमचंद से अभी पता चला है कि तुम्हारी बहू को रजाई के अब्रे और मलमल के थान पसंद नहीं आए, कि करमचंद ने अभी बताया कि तुम्हारी पत्नी यानी बेला को वो रजाई के अब्रे और मलमल के जो थान है वो पसंद नहीं आए। तुम्हारे ताऊ ठहरे पुराने समय के आदमी, ताऊ मतलब कौन, तुम्हारे चाचा। तो परेश के चाचा कौन है, करमचंद। तो तुम्हारे ताऊ, ताऊ को अंडरलाइन करना है और लिखना है चाचा ब्रैकेट में करमचंद। तुम्हारे ताऊ ठहरे पुराने समय के आदमी, वे नए फैशन की चीजें खरीदना क्या जाने, तभी तो मैं कहता हूँ कि छोटी बहू को बाजार ले जाओ, वह स्वयं अपनी पसंद की चीजें ले आएगी। तभी तो मैं कह रहा हूँ कि छोटी बहू को किधर लेके जाओ, बाजार लेके जाओ, तो फिर वो खुद अपनी पसंद की चीजें खरीद कर ले आएंगे। परेश, जी दादा हुक्के का कश लगाते हैं और क्या कहते देखो, और मैं सोचता था कि अब बहू आ ही गई है तो इंदू का दहेज तैयार करने में भी सहायता देगी, मतलब पढ़ी लिखी बहू है तो नौकरी करेगी, तो इंदू का दहेज तैयार करने में भी कुछ सहायता करेगी ही। परेश, जी मैं इसलिए आया था कि, तो परेश कुछ कहना चाहता है लेकिन हिचकिचा रहा है, तो दादाजी उसे कहते, हाँ हाँ कहो, क्यों झिझकते हो। परेश, जी बात यह है कि इस घर में बेला का मन नहीं लगता। परेश ने क्या कह दिया, उसकी पत्नी का मन इस घर में नहीं लगता। दादा, इतनी जल्दी उसका मन कैसे लग सकता है बेटा, अभी क्या दिन हुए हैं उसे आए, और फिर बेटा मन लगता नहीं लगाया जाता है। तो दादाजी परेश को समझा रहे कि इतनी जल्दी कैसे मन लग सकता है, अभी अभी तो इस घर में तो आई है, और कितने दिन हुए हैं उसको आए हुए, और फिर एक बार शादी हो जाए लड़की की तो मन तो लगता नहीं ससुराल में, लेकिन वो तो लगाया जाता है। परेश, लेकिन वह मन लगाती ही नहीं। तो परेश परेशान हो गया है, वो क्या कहता है कि वो तो मन लगाती ही नहीं। दादा, तो हमें उसका मन लगाना चाहिए, अगर उसका मन नहीं लगता है तो हमें लगाना चाहिए। वह एक बड़े घर से आई है, अब उसका मन क्यों नहीं लगता, इसका उत्तर हमें दादाजी ही यहाँ पे देते हैं। वह एक बड़े घर से आई है, अपने पिता की इकलौती बेटी है, कभी इतने नाते रिश्तेदारों में नहीं रही है, इस भीड़ भाड़ में वह घबराती होगी। हम सब मिलकर इस घर में उसका मन लगाएंगे, तुम चिंता मत करो, हमारा परिवार बहुत बड़ा है, वो तो इकलौती बेटी है, इतने लोगों में नहीं रही होगी, इसके लिए घबराती होगी, लेकिन कोई बात नहीं, दादाजी विश्वास दिला रहे कि हम सब मिलकर उसका मन घर में लगाएंगे। परेश, जी उसे कोई पसंद नहीं करता, सब उसकी निंदा करते हैं। परेश का शिकायत कर रहा है कि घर में कोई भी बेला को, मेरी पत्नी को पसंद नहीं करता, सब उसकी निंदा करते हैं। निंदा मतलब उसकी बुराई करते हैं, शिकायत करते हैं। मेरे पास माँ, बड़ी ताई, मंजरी ताई, बड़ी भाभी, मंजरी भाभी, इंदू, रजवा सब आए थे, यानी बेला छोड़ के सारी स्त्रियां किसके पास आई थी, परेश के पास। किसकी कंप्लेंट करने, बेला की। सब उसकी शिकायत करती थी। क्या शिकायत कर रही थी घर की स्त्रियां, ताने दे रही थी मतलब टॉन्ट मार रही थी कि तू तो उसके हाथ बिक गया है, मतलब बेला के हाथों बिक गया है, उसका गुलाम बन गया है, तू उसे कुछ नहीं समझा था, मतलब तू अपनी पत्नी को कुछ तो समझा, तू तो उसका गुलाम बन गया है, जोरू का गुलाम बन के रह गया है, उसको कुछ समझाता नहीं है। और उधर वह उन सब से दुखी है, इधर ये सब लोग बेला की कंप्लेंट करते हैं, उधर बेला भी दुखी है सबके व्यवहार से, और वो कहती है, तो ये बेला के मन के विचार है घर की स्त्रियों के बारे में। घर के बाकी स्त्रियों के बारे में बेला के विचार क्या है, क्या कहती है वो, कि सब मेरा अपमान करती है, सब मेरी हंसी उड़ाती है, मेरा समय नष्ट करती है, मैं ऐसा महसूस करती हूँ जैसे मैं पराये लोगों में आई हूँ। बेला को क्या लगता है कि सब मेरा मजाक उड़ाते हैं,
सब मेरा अपमान करते हैं, मेरा समय बर्बाद करते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं पराये लोगों में आ गई हूँ, अपना मुझे एक भी दिखाई नहीं देता। आप मेरी माने तो मतलब यहाँ पे परेश दुखी अवस्था में, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि उसे क्या करना है और इसीलिए वो खुद ही सुझाव दे रहा है कि आप मेरी माने तो, और वो रुक जाता है। दादा हाँ हाँ कहो। वो हिचकिचा रहा है परेश बोलने में, लेकिन दादाजी उसे कहते कि नहीं नहीं कहो। तो परेश क्या कहता है, जी बात यह है कि वह आज़ादी चाहती है, मतलब उसे पूरा फ्रीडम चाहिए। किसे? बेला को। दूसरों का हस्तक्षेप, दूसरों की आलोचना उसे पसंद नहीं। हस्तक्षेप मतलब दखलंदाजी, ओके, इंटरफेयर करना। दूसरों की आलोचना, आलोचना मतलब किसी बात को क्रिटिसाइज करना या क्रिटिसिज्म, विरोध करना उसे पसंद नहीं कि कोई उसके काम में दखल करे, इंटरफेयर करे या उसके काम को टोके, ये उसको बिल्कुल पसंद नहीं। दादा फिर हुक्का गुड़गुड़ाते हैं। वे समझती है, मतलब बेला ये समझती है कि वह छोटी बहू है, इसलिए सब उसकी आलोचना करते हैं, सब उसको क्रिटिसाइज करते हैं, उसके काम को, उसके बातों को, उसे आदेश देना अपना कर्तव्य समझते हैं। अब हुआ क्या है ना, बेला सबसे छोटी बहू के रूप में घर में आई है, तो घर के बाकी सारी स्त्रियां बड़ी है उससे, तो इसीलिए आते जाते कोई ना कोई व्यक्ति घर का उसे कुछ ना कुछ समझाता रहता है, कहता रहता है, काम बताते रहता है, जो कि उसको बिल्कुल पसंद नहीं आता। आगे सिर्फ हुक्का गुड़गुड़ाते हैं, दादा सिर्फ हुक्का गुड़गुड़ाते हैं और वह अपनी पृथक गृहस्थी बसाना चाहती है। पृथक यानी अलग, वो अपना घर परिवार अलग बसाना चाहती है, जहां उसे रोकने वाला कोई भी ना हो। ये किसकी इच्छा है? बेला की। जहां वह स्वेच्छा पूर्वक अपना जीवन बिता सके, स्वेच्छा पूर्वक यानी अपनी मर्जी से वो जीवन जी सके। वह चाहती है कि यदि बाग वाला मकान उसे मिल जाए तो वह वहां सुख और शांति से रहेगी। तो बेला ने क्या उपाय, बेला और परेश ने निकाला है कि बाग वाला एक कमरा है बाग के नज़दीक, वो खाली है, तो वो मिल जाए तो वो सुख और शांति से रहेगी। मैं तो हमेशा यहाँ बना न रहूँगा। परेश क्या कहता है कि मैं हमेशा नहीं यहाँ पे रहूँगा, क्योंकि उसका तो ट्रांसफ़र हो जाएगा। कुछ ही दिनों की बात है, मेरी तब्दीली हो जाएगी। तब्दीली यानी स्थानांतरण, ट्रांसफ़र हो जाएगा। उतने दिन को यदि आप बाग वाले मकान का प्रबंध कर दे तो उतने दिनों के लिए आप मुझे वो बाग वाला मकान दे दे, उसकी व्यवस्था करें। उसकी सारी उद्विग्नता, उसकी अन्य मनस्ता और उसकी तिलमिलाहट से उसकी यही इच्छा काम करती है। अब मैं उसे कैसे समझाऊं? तो ये उसके मन के भाव है। उद्विग्नता, अन्य मनस्ता और तिलमिलाहट। उद्विग्नता मतलब निराशा, अन्य मनस्ता मतलब कहीं भी मन ना लगना, और तिलमिलाहट यानी क्रोध। तो उसके ये सारे भावों से उसकी यही इच्छा बन गई है कि उसे इस परिवार में सबके साथ नहीं रहना है। जो बाग वाला मकान खाली है वहाँ पे वो अकेले परेश के साथ रहना चाहती है। और परेश आगे अपनी मजबूरी प्रकट करता है कि अब मैं उसे कैसे समझाऊं। दादा कुछ क्षण हुक्का गुड़गुड़ाते हैं, फिर वे विश्वास दिलाते हैं परेश को कि इसका उपाय मैं निकालूंगा, तुम्हें अलग रहने की आवश्यकता नहीं है। तो देखो, यो तो इस झंझट से छुटकारा पाने का सरल उपाय यही है कि तुम्हें बाग वाला मकान दे दिया जाए। कि ये जो झगड़ा चल रहा है इसका सरल उपाय यही है कि तुम्हें बाग वाला मकान दे दी जाए रहने के लिए, बात खत्म। वो पड़ा भी बेकार है, बाग वाला मकान वैसे भी बेकार है, और अभी मैं उससे किसी भी तरह का काम लेने का इरादा नहीं रखता। पर तुम जानते हो बेटा, मेरे जीते जी ये संभव है, मतलब जब तक मैं जीवित हूँ ये असंभव है कि परिवार का कोई भी सदस्य अलग हो जाए। मैं जब भी अपने परिवार का ध्यान करता हूँ तो मेरे सामने वट का महान पेड़ घूम जाता है। मतलब मेरा जो परिवार है वो मुझे किसके समान दिखाई देता है? महान वट वृक्ष के भांति, फलों से फूलों से भरा हुआ, शाखाओं से पत्तों से भरा पूरा। और फिर मेरी आंखों के सामने इस महान वृक्ष की कलियां टूटने लगती है और वह केवल टूट रह जाता है। एक एक करके उसकी कलियां टूटती है और वो ठूठा रह जाता है, बिना पत्तों का, बिना फूलों का, सब सूखा बन जाता है। फिर उनका स्वर धीमा धीमा हो जाता है, जैसे वो अपने आप से बात कर रहे हैं। और फिर मैं सिहर उठता हूँ जब मैं इस वटवृक्ष को ऐसे देखता हूँ ठूठा, तो मैं कांप उठता हूँ, डर जाता हूँ। न बेटा, मैं अपने जीते जी ये सब नहीं होने दूंगा, मतलब परिवार से किसी भी सदस्य को अलग नहीं होने दूंगा। तुम चिंता न करो, मैं सबको समझा दूंगा। वे विश्वास दिलाते हैं कि परिवार के सारे सदस्य को मैं समझा दूंगा। घर में किसी को भी तुम्हारी पत्नी का तिरस्कार करने का साहस नहीं होगा।
मतलब कोई भी तुम्हारी पत्नी का तिरस्कार नहीं करेगा, कोई उसका समय नष्ट नहीं करेगा, समय बर्बाद नहीं करेगा। ईश्वर की कृपा से हमारे घर में सुशिक्षित सुसंस्कृत बहू आई है। सुशिक्षित यानी पढ़ी लिखी, सुसंस्कृत यानी संस्कारी बहू आई है। तो क्या हम अपनी मूर्खता से उसे तंग करेंगे? मुझे पता है तुम्हारी बहू पत्नी यानी बेला पढ़ी लिखी है, तो इतनी सुसंस्कृत पढ़ी लिखी बहू हमारे घर में आई है, तो क्या हम अपनी मूर्खता से उसे तंग करेंगे? नहीं। तुम जाओ बेटा, किसी भी प्रकार की चिंता को मन में स्थान मत देना, मैं कोई ना कोई उपाय जरूर ढूंढ निकालूंगा। तुम विश्वास रखो, वह अपने आप को परायों से घिरी हुई अनुभव नहीं करेगी, उसे वही आदर सत्कार मिलेगा जो उसे अपने घर में मिलता था। तो अंडरलाइन करो, यहाँ पर दादाजी ने क्या विश्वास दिया कि वह अपने आप को इस घर में परायों में घिरी हुई अनुभव नहीं करेगी और उसे वही आदर सम्मान प्रेम मिलेगा जो उसे अपने घर में मिलता था। परेश, जैसा आप उचित समझे। तो परेश ने दादाजी की बात मान ली कि ठीक है दादाजी, जैसा आप ठीक समझे। दादाजी अब परेश को भी इंस्ट्रक्शन देते हैं, और देखो तुम स्वयं भी इस बात का ध्यान रखना, तुम्हारी किसी भी बात से उसका मन ना दुखे। मतलब तुम कोई ऐसा बर्ताव ना करना कि जिससे उसको दुख हो जाए, बेला को कोई भी ऐसी बात ना करना जिसे वो अपना अपमान समझे। परेश चलने को होता है और फिर दादाजी कहते हैं, और तुम उसे साथ ले जाकर नगर से सारी चीजें खरीद लाना। मतलब उसके पसंद की, जैसे वो रजाई के अबरे थे, मलमल के थान थे, तो जो भी उसकी पसंद की चीजें हैं नए नए फैशन की, वो लेके आना। शेष की चिंता तुम ना करो, शेष यानी बाकी बातों की चिंता मत करना, मैं कोई ना कोई रास्ता अवश्य निकालूंगा। तो यहाँ पर परेश को एक दिलासा मिल जाता है। परेश, जैसी आपकी इच्छा। परेश दादाजी की बात मान लेता है, चला जाता है। दादा फिर गुड़गुड़ाने लगते हैं। हुक्के के कश लंबे हैं जो इस बात के साक्षी है कि दादा हुक्का पीने के साथ साथ कुछ सोच रहे हैं। दादाजी अचानक उन्हें जैसे कोई कुछ याद आता है, वे आवाज लगाते हैं, रजवा रजवा। रजवा नहीं आती, रजवा नौकरानी है। फिर से आवाज देते हैं, तो रजवा दूर से आवाज देती है, जी आई, और भागती हुई प्रवेश करती है। दादाजी रजवा से क्या कहते हैं, छोटी बहू के अतिरिक्त सबको मेरे कमरे में भेज दो। छोटी बहू और परेश, इन दोनों को छोड़कर सबको मेरे कमरे में बुला दो। कहो कि सारे काम छोड़कर मेरे पास चले आए। रजवा जाने लगती है, और सुनो, कोई भी ना रहे, सबसे कहना कुछ क्षण के लिए अवश्य आ जाए। कितना भी इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो, थोड़ा टाइम निकाल के आ जाए, सबको कह देना। रजवा, जी मैं अभी जाकर सबसे कह देती हूँ। रजवा चली जाती है। दादा फिर हुक्का गुड़गुड़ाने लगते हैं। नल से किसी के कपड़े धोने की आवाज आने लगती है। दादा और भी लंबे लंबे कश लेते हैं। धीरे धीरे कुटुंब के प्राणी आने लगते हैं, यानी कुटुंब के सारे सदस्य आने लगते हैं। बालक और युवक तख्तों और चारपाइया पर बैठे हैं। तख्त मतलब लाइक चटाई, और चारपाइया मतलब खटियों पर बैठे हुए हैं। स्त्रियां बरामदे के फर्श पर बैठी है। रजवा उनके को बैठने के लिए मोढ़े और चटाइयाँ लाकर बिछा देती है। दादा हुक्का पीना छोड़कर, इंदु कहाँ है? वह नहीं दिखती, मतलब सब लोग आ गए, इंदु नहीं थी। फिर हुक्का गुड़गुड़ाने लगते हैं और सबको एक नज़र सबको देखते हैं। रजवा स्नानागृह को जाने वाले दरवाजे में जाकर इंदु को आवाज देती है। कपड़े धोने का स्वर जो इस बीच में निरंतर आता रहा, सहसा बंद हो जाता है। इंदु बाहर से ही, जी आई, जी मैं नल पर थी ना, कपड़े धोने में लगी थी। दादाजी एक कश खींचते और कहते हैं, बैठो बेटा, मैंने आज तुम सबको एक विशेष अभिप्राय से बुलाया है। अभिप्राय यानी कारण, विशेष कारण से बुलाया है। मुझे ये सुनकर बड़ा दुख हुआ कि छोटी बहू का मन यहाँ नहीं लगता। मुझे बहुत सुनकर दुख हुआ है कि छोटी बहू का मन हमारे घर में नहीं लगता। इंदु, दादाजी, इंदु बीच में कुछ कहना चाहती है, लेकिन दादाजी उसको चुप कराते हैं। इंदु बेटा, मुझे अपनी बात कह लेने दो। मुझे यह जानकर बड़ा दुख हुआ कि छोटी बहू का मन यहाँ नहीं लगा। दोष उसका नहीं, दोष हमारा है। वह एक बड़े घर की बेटी है, पढ़ी लिखी है, सबसे आदर पाती आई है, राज करती आई है। अपने मायके में वो इकलौती थी, तो पढ़ी लिखी भी थी और धनी परिवार से थी, तो सबके ऊपर राज करती आई थी मायके में। और हमारे घर में वो केवल छोटी बहू बनकर रह गई है। उसे यहाँ हर एक का आदर करना पड़ता है, हर एक से दबना पड़ता है। दबना पड़ता है मतलब हर एक की बात सुननी पड़ती है, हर एक का आदेश भी मानना पड़ता है। यहाँ उसका व्यक्तित्व दब कर रह गया है, मतलब उसे अपने आप को खुलकर जीने को मिलता ही नहीं है।
मुझे यह बात बिल्कुल पसंद नहीं। फिर कुछ क्षण हुक्का गुड़गुड़ाते हैं। बेटा, बड़ा वास्तव में कोई उम्र या दर्जे से नहीं होता, बड़ा तो बुद्धि में होता है, योग्यता से होता है। कि सिर्फ उम्र बढ़ने से कोई बड़ा नहीं होता, या कोई अच्छा पद, दर्जा यानी पद, पोस्ट है तो वो बड़ा नहीं होता। बड़ा तो किससे होता है? बुद्धि से या अपनी गुणों से, योग्यता से होता है। छोटी बहू उम्र में ना सही, अकल में तो हम सबसे निश्चय बड़ी है। उम्र में भली छोटी है वो, लेकिन अक्ल यानी बुद्धि में वो बड़ी है। हमें चाहिए कि हम उसकी बुद्धि से, उसकी योग्यता से लाभ उठाएं। हमें उसका मजाक उड़ाने की बजाय, उसका अनादर करने की बजाय उसकी बुद्धि से लाभ उठाना चाहिए। मेरी इच्छा है कि हमारे इस घर में उसे वही आदर सत्कार मिले जो उसे अपने घर में मिलता था। सब उसका कहना माने। तो दादाजी ने सबको क्या क्या बताया, क्या क्या हल निकाला, तो अंडरलाइन करो। सब उसका कहना माने, उससे परामर्श ले यानी उससे सलाह ले, और मैं प्रसन्न हो जाऊंगा यदि उसका काम भी तुम लोग आपस में बांट लो। सब लोग उसका कहना मानेंगे, उससे सलाह लेंगे और उसका काम भी आपस में बांट लेंगे, ताकि उसको पढ़ने लिखने का अधिक अवसर मिले, टाइम मिले। उसे अनुभव ही ना हो कि वह किसी दूसरे घर में, किसी दूसरे वातावरण में आ गई है। मतलब छोटी बहू को ये महसूस नहीं होना चाहिए कि वो किसी दूसरे घर में, मायका छोड़ के ससुराल में आई है। फिर आगे क्या कहते हैं? बेटा, यह कुटुंब एक महान वृक्ष है, हमारा यह कुटुंब एक महान वृक्ष है। हम सब इसकी डालियां हैं। डालियों से ही पेड़ है, और डालियां छोटी हो चाहे बड़ी हो, सब उसकी छाया बढ़ाती है। हर डाली इंपॉर्टेंट होती है, चाहे छोटी डाली हो चाहे बड़ी डाली हो। मैं नहीं चाहता कि कोई भी डाली इससे टूटकर पृथक हो जाए, कोई भी डाली पेड़ से टूटकर पृथक हो जाए, मैं नहीं चाहता। तुम सदैव मेरा कहा मानते रहे हो। परिवार के सदस्य को क्या कहते हैं कि तुम सब लोग मेरा कहा हमेशा मानते आए हो। बस यही बात अब मैं कहना चाहता हूँ। यदि मैंने सुन लिया कि किसी ने भी छोटी बहू का निरादर किया है, तो ये भी 3 लाइन आप अंडरलाइन करोगे। इन शॉर्ट यहाँ पे दादाजी ने धमकी दी है सबको कि मैंने सुना कि किसी ने भी छोटी बहू का निरादर किया है, या उसकी हंसी उड़ाई है, उसका मजाक उड़ाया है, या उसका समय नष्ट किया है, तो इस घर से मेरा नाता सदा के लिए टूट जाएगा। अब तुम सब लोग जा सकते हो। तो फाइनली दादाजी ने सबको प्यार से समझाया और कह दिया कि अगर मेरी बात किसी ने नहीं मानी तो इस घर से मेरा नाता हमेशा के लिए टूट जाएगा। फिर दादाजी हुक्का गुड़गुड़ाने लगते हैं, सोचने लगते हैं, सब लोग धीरे धीरे जाने लगते हैं। तब दादाजी कहते हैं, इंदु बेटा और मंजली बहू, तुम जरा बैठो। इन दोनों के अतिरिक्त बाकी के लोग सब चले जाते हैं। इन दोनों के अतिरिक्त यानी अलावा बाकी सब चले जाते हैं। अब मंजली बहू और मंजली बहू और इंदु को दादाजी रोकते हैं। क्यों रोकते हैं? तो मंजली बहू को क्या समझाते हैं देखो। मंजली बहू, तुम अपनी हंसी को उन्हीं लोगों तक सीमित रखो बेटा जो उसे सहन कर सकते हैं, क्योंकि मंजली बहू को मजाक उड़ाने की आदत थी, और बेला अभी अभी घर में नई नई बहू आई थी, तो अगर उसके सामने भले दूसरों का मजाक उड़ाया जाए और अगर बेला को ये लगे कि उसका ही मजाक उड़ाया जा रहा है, तो गलतफहमियां बढ़ेगी और बेला कभी भी उस घर का हिस्सा नहीं बन पाएगी। इसीलिए दादाजी यहाँ पर मंजली बहू को समझाते हैं कि तुम अपनी हंसी उन्हीं लोगों तक सीमित रखो जो सहन कर सकते हैं। बाहर के लोगों पर घर में बैठकर हंसा जा सकता है, किंतु घर के लोगों को तब तक हंसी का निशाना बनाना ठीक नहीं जब तक वे पूर्णतः घर का अंग ना बन जाए, जब तक नया नया परिवार का सदस्य पूरी तरह से घर में घुल मिल ना जाए, उसका मजाक उड़ाना ठीक नहीं। और इंदु बेटा, अब इंदु को क्या समझाते हैं, तेरी छोटी भाभी बड़ी बुद्धिमती है, सुशिक्षित और सुसंस्कृत है। तो इसको बॉक्स करना है कि तेरी बड़ी भाभी क्या है बेला, बुद्धिमती, सुशिक्षित और सुसंस्कृत है। तुझे उसकी हंसी उड़ाने, उससे लड़ने झगड़ने के बदले उसका आदर करना चाहिए, उससे ज्ञानार्जन करना चाहिए, क्योंकि वो पढ़ी लिखी है, सुशिक्षित है, तो उससे झगड़ा करने की बजाय उससे ज्ञान प्राप्त करो। तुम दोनों को मैं इस विषय में विशेषकर सावधान रहने का आदेश देता हूँ। कौन दोनों? मंजली बहू और इंदु। अब तुम जाओ, देखो फिर मुझे शिकायत का अवसर ना मिले, मतलब मुझे कोई समस्या या कोई इस प्रकार से शिकायत करने का मौका ना मिले। यही मेरी आकांक्षा है कि सब डालियां साथ साथ फले फूले, जीवन की सुखद शीतल वायु के स्पर्श से झूमे और सरसाए। विटप से अलग होने वाली डाली की कल्पना मुझे सिहरा देती है। कि
कि मेरी इच्छा है कि सारी डालियाँ एक साथ फले फूले, जीवन के सुखद शीतल वायु के स्पर्श से झूमे और सरसाए यानी बढ़ती चली जाए। विटप से अलग होने वाली डाली यानी पेड़ से वृक्ष से अलग होने वाली डाली की कल्पना मुझे सिहरा देती है यानी डरा देती है। फिर हुक्का गुड़गुड़ाने लगते हैं। इंदु, हमें क्षमा कीजिए दादाजी, हमारी ओर से आपको कभी शिकायत का अवसर न मिलेगा। तो इंदु ने भी दादाजी को तसल्ली दी कि हमें माफ़ कर दीजिए, आगे से आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। दोनों चली जाती है। दादा कुछ देर तक हुक्का गुड़गुड़ाते हैं और फिर बाहर खेलते हुए बच्चों को आवाज़ देते हैं। दादाजी बच्चों को आवाज़ देते हैं, भाशी, मल्लू, जगदीश, आओ आज तुम्हें कहानी सुनावे बरगद का पेड़ और उसके बच्चों की। भाशी दरवाजे से झाँककर, हम सुन चुके हैं, हम नहीं आते, हर बार वही कहानी। मल्लू, चांद राजा तारा राजा की सुनाओ तो आएंगे, हर बार वही कहानी, एक था बरगद का पेड़। दादाजी हंसते हैं, यही कहानी तो कुटुंब का, समाज का और राष्ट्र का निर्माण करती है। कौन सी कहानी? बरगद के पेड़ की कहानी। यही तो जीवन को सुदृढ़, विशाल और महान बनाती है। सुदृढ़ मतलब मजबूत, विशाल यानी भव्य और महान बनाती है। अब ऐसा क्यों कहा है? क्योंकि ये जो बरगद के पेड़ की कहानी है ये एकता का प्रतीक है, और अगर ये एकता, यूनिटी कुटुंब में होगी तो वही एकता समाज में आती है। अगर एक परिवार में दो भाइयों के बीच में ही झगड़ा हो रहा है, भाई भाई की बनती नहीं है, तो परिवार में एकता नहीं है तो समाज में कहाँ से आएगी, बराबर ना? तो इसीलिए पहले परिवार में, कुटुंब में एकता होनी आवश्यक है। अगर कुटुंब में एकता है तो समाज में एकता आती है, और समाज एक है तो वही एकता राष्ट्र में भी, देश में दिखाई देती है। इसीलिए ये कहानी क्या है? राष्ट्र का निर्माण करती है, क्योंकि ये एकता का प्रतीक है। और यहाँ पर हमारा दूसरा दृश्य खत्म होता है। तो बच्चों आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। अब इस जितनी एकांकी हमने आज पढ़ी है उसमें आपको पढ़नी है, अच्छे से रीड करनी है फिर से, और अगर कुछ डाउट्स है तो उसे मार्क करना है। जो हमारा जूम लाइव लेक्चर होगा उस लेक्चर में हम उन सारे डाउट्स को डिस्कस करेंगे। अब इस एकांकी के कुछ प्रश्न देखते हैं। ओके बच्चों, तो यहाँ पर आपको यह अवतरण दिख रहा है। मुझे किसी ने नहीं बताया तक नहीं, यदि कोई शिकायत थी तो उसे मिटा देना चाहिए था। हल्की सी खरोच भी यदि उस पर तत्काल दवाई ना लगा दी जाए तो बढ़कर एक बड़ा घाव बन जाती है, और यही घाव नासुर हो जाता है। फिर लाख मरहम लगाओ, ठीक नहीं होता। तो पहला प्रश्न देखिए, प्रस्तुत कथन किसने और किस संदर्भ में कहा है, यानी इसका वक्ता कौन है ये आपको लिखना है, और ये कब कहा गया है, किसे कहा गया है ये भी लिखना है। दूसरा, खरोच और दवाई से वक्ता का क्या तात्पर्य है? तात्पर्य यानी अर्थ, यानी खरोच और दवाई, पहले इसका अर्थ समझाना है, समझा कर लिखिए इसमें इसके पीछे का भाव क्या है। यानी इस खरोच और दवाई, इस उदाहरण के द्वारा वक्ता या एकांकीकार हमें क्या समझाना चाहते हैं। ठीक है। फिर तीसरा प्रश्न है, नासुर किसे कहते हैं, यहाँ इसका प्रयोग किस संदर्भ में किया गया है। तो नासुर का अर्थ क्या है, पहले नासुर का अर्थ आपको लिखना है, और उसके बाद ये नासुर, इस शब्द का प्रयोग यहाँ पर क्यों किया गया है ये आपको लिखना है। ठीक है। तो बस आज ये 3 ही प्रश्न हैं जो आपको अपने नोटबुक में होमवर्क के रूप में करने हैं। साथ ही साथ एकांकी भी आपको पढ़नी है, और एकांकी में हर कथन का वक्ता कौन है और श्रोता कौन है ये आपको पहचानने को आना चाहिए। ओके, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं इसी एकांकी के साथ। धन्यवाद।